अब आपके पास सिपाही नहीं होंगे तो आप जंग कैसे लड़ पाओगे। क्षेत्र के अंदर लोकल जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के नेता हैं, अगर उनके बीच में से किसी व्यक्ति को टिकट मिलता है तो पूरा कांग्रेस परिवार जी जान से उसको चुनाव जिताने के लिए लग जाएगा। जो यहाँ के कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं उनको देखते हुए क्षेत्रीय नेता को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारना चाहिए। निश्चित तौर पर ये सीट कांग्रेस के पक्ष में जाएगी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विजय रावत। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं गुलजार अहमद जी। गुलजार अहमद जी प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस पार्टी से। आज उनसे जानते हैं 2022 को लेकर तमाम चर्चाएं करेंगे, राजनीति परिप्रेक्ष्य में और क्या कुछ होने वाला है उथल पुथल 2022 में उत्तराखंड में। तो सबसे पहले गुलजार जी आपका स्वागत है। और जिस हिसाब से मैंने शुरुआती किया है कि 2022 में क्या कुछ समीकरण बन रहा है, 2017 में 11 तो 2022 में कितना? उम्मीद है कि 2022 में कांग्रेस जो है पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तराखंड में बनाएगी और पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 50 सीटों का अनुमान है कि कांग्रेस पार्टी 50 सीटें जीत करके उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। 50 सीटें कांग्रेस की, बाकी किसकी? बाकी और भी नए लोग आ रहे हैं पार्टीज में, नई पार्टी उभर के आ रही है दिल्ली से। देखिए उत्तराखंड में दो ही पार्टी हैं, भाजपा और कांग्रेस। अभी उत्तराखंड के अंदर किसी तीसरे दल की कोई गुंजाइश कुछ है नहीं किसी दल के लिए। पहले भी यहाँ पर बसपा जब उत्तराखंड बना था, पहला जो चुनाव हुआ था 2002 में, बसपा के उस वक्त 6-7 एमएलए आए, घटते घटते आज 0 हैं। यूकेडी के विधायक आए। तो इसलिए जो भी चुनावी संघर्ष होना है दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के ही बीच में होगा। गुलजार जी ऐसा क्यों लगता है आपको कि अब तक जो रहेगी, क्या एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, भाई तीसरों को भी तो मौका दो कम से कम। तीसरे भी दिल्ली में आसीन बैठे हुए हैं और यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी है। देखिए वैसे तो जनता जनार्दन जो भी फैसला लेगी वो सबको मान्य होगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, लेकिन ऐसा कोई चेहरा, सशक्त चेहरा अभी जनता के सामने नहीं है कि किसके इर्द गिर्द आम आदमी पार्टी यहाँ पर चुनावी लड़ाई लड़ेगी। 50 सीटों का आपने दावा किया है, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि जब हम देखते हैं जो कांग्रेस की गुटबाजी है वो तो सामने पे दिखती है। ऐसे में आप अपना नेता तय नहीं कर पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। आपस में इतनी गुटबाजी है तो 50 सीटें कैसे? अभी वक्त है, चुनाव में वक्त है, अभी 2022 के चुनाव में वक्त है। अभी चेहरा भी सबके सामने होगा और चेहरा सामने है। हमारे पास माननीय हरीश रावत जी राष्ट्रीय कद के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, हर वक्त जनता के बीच में हैं। तो उनसे बड़ा चेहरा ना तो भाजपा के पास है ना कांग्रेस के पास है। प्रीतम सिंह को कैसे छोड़ दिया आपने? नहीं, प्रीतम सिंह जी हमारे कप्तान हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। लेकिन जो आपने चेहरे की बात की है तो मैं यही कहूँगा कि दोनों पार्टियों में, भाजपा और कांग्रेस में, माननीय हरीश रावत जी से बड़ा चेहरा नहीं है। और सौभाग्य है कांग्रेस का कि कांग्रेस के पास हरीश रावत जी का चेहरा है। हरीश रावत जी तो खुद अपनी विधानसभा सीट नहीं बचा पाए, अपनी सांसद की सीट नहीं बचा पाए। देखिए तो कैसे वो उन चुनाव को आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखिए कि वो चुनाव मोदी जी के नाम पे हुआ था। 2016 में हमारी जो उत्तराखंड की जो कांग्रेस की सरकार थी उसको कितनी उथल पुथल से गुजरना पड़ा। उसके बाद चुनाव हुए और सीधे चुनाव जो है उत्तराखंड का ना करके मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया, राष्ट्रीय चुनाव बना दिया गया इसको। अब स्थितियां बदल चुकी हैं। उत्तराखंड की जनता देख चुकी है कि उनकी फलाह बहबूदी के लिए, हर वर्ग के लिए कौन व्यक्ति काम कर सकता है। तो आपको नहीं लगता है कि अब जो कांग्रेस में है वो एक नया चेहरा आना चाहिए? क्योंकि हम तो काफी समय से हरीश रावत जी को देख रहे हैं, उन्होंने पंजाब में भी अच्छा काम किया है, लेकिन अब आपको लगता नहीं है कि अब हो सकता है कि चेहरा अगर हटाया जाए, कोई नया चेहरा लेके जाए तो हो सकता है कांग्रेस 50 के बदले 60 सीट आ जाए, 70 सीट आ जाए? तो माननीय हरीश रावत जी ने कहा है ना कि आप चेहरा घोषित होना चाहिए। तो अब कोई अगर किसी को लगता है कि मेरे चेहरे पर उत्तराखंड में सरकार बन सकती है, आगे बढ़ करके उनको कहना चाहिए कि ठीक है
तो फिर तो मेरे चुनाव कह तो पे रहे हैं, इंदिरा हृदय जी कह तो रही हैं। नहीं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने नहीं कहा कि मैं मतलब चेहरा हूँ। नहीं कहे, लेकिन अब मन में तो उनका भी है कि उनका चेहरा लाया जाए। इंदिरा हृदय जी भी कहती कि उनका चेहरा सामने पे आया जाए। नहीं, कहे ना, इंदिरा हृदय जी कहें कि मेरे चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए। कहते हरीश रावत जी ने तो कह दिया कि मैं बिल्कुल उनके पीछे खड़ा हो जाऊंगा जिसका चेहरा घोषित होगा। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। उन्होंने तो अपने राजनीतिक जीवन जितना भी उनका रहा है, उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन कांग्रेस पार्टी में ही बिताया है। कांग्रेस पार्टी से बाहर वो कभी नहीं गए। और जितने भी नेता हैं सब ने ही कभी ना कभी पार्टी को छोड़ा है। हरीश रावत जी ने कभी पार्टी को नहीं छोड़ा। क्षेत्रीय मुद्दे पे हम लोग आ जाते हैं। आप सहसपुर विधानसभा से बिलोंग करते हैं और आपने कहा है कि हरीश रावत जी ने कभी कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी है। तो ऐसा क्या हुआ कि अहमद जी को 2012 में पार्टी से बागी होना पड़ा और आदित्य शर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ा? ऐसा हुआ, जो सहसपुर विधानसभा क्षेत्र है, ये विधानसभा क्षेत्र पहले चक्रोत्ता विधानसभा क्षेत्र कहलाया जाता था। और जब से मुल्क आज़ाद हुआ, ये सीट हमेशा से रिजर्वेशन में रही एसटी में, क्योंकि चक्रोत्ता विधानसभा क्षेत्र में विकासनगर, सहसपुर और चक्रोत्ता क्षेत्र, कुछ हिस्सा मसूरी का भी आता था। तो ये हमेशा से रिजर्व, एसटी के लिए रिजर्व रही। 2000 में उत्तराखंड बना तो 2002 में ये एससी के लिए रिजर्व कर दी गई। 2012 में पहली बार सीट सामान्य हुई। तो जो सामान्य वर्ग के कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उनको लगा कि इस बार शायद उनको मौका, यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने अपने व्यक्तिगत वफाद के लिए किसी बाहरी व्यक्ति को यहाँ से प्रत्याशी बनाया। तो उस बाहरी व्यक्ति के खिलाफ जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता थे उनमें रोष हुआ। और यहाँ पर जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता थे उन्होंने तय किया कि बाहरी तो 2017 में भी थे। 2017 में कैसे? मैं आपसे 2012 की बात बता रहा हूँ कि 2012 में ये तय हुआ कि क्षेत्रीय कार्यकर्ता यहाँ से चुनाव लड़ेगा। उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर मुझको चुनाव लड़ाया। 2017 का चुनाव आया। मैं तो 6 साल के लिए, पार्टी ने कह दिया कि भाई ठीक है, आपको टिकट नहीं मांगोगे 2012 के बाद, आप टिकट नहीं मांगोगे, आप कोई दावेदारी नहीं करोगे। हमने कोई दावेदारी 2017 में नहीं की, कि कोई दावेदारी नहीं की। 2017 में प्रदेश के जो कांग्रेस पार्टी के मुखिया थे, माननीय किशोर उपाध्याय जी, प्रदेश अध्यक्ष मौजूदा, वो यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आए। तो सभी जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता थे जिनका हक बनता था चुनाव लड़ने का, उन्होंने भी समझा कि बड़ा एक चेहरा यहाँ पर सहसपुर में चुनाव लड़ने के लिए आ रहा है, प्रदेश का अध्यक्ष है, तो शायद इस क्षेत्र का कुछ भला होगा। और सब क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने उनके नाम पर लबैक कहा कि हम उनको चुनाव लड़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो व्यक्ति 2012 में इस सीट को खराब करने के लिए आया था, उसने 2017 में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के खिलाफ चुनाव लड़ा। तो अब हमारा जो भी यहाँ पर लोकल जितने भी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, सबका एक ही मत है कि इस बार यहाँ पर लोकल कार्यकर्ताओं को यहाँ मौका मिलना चाहिए। गुलजार जी, अगर इस बार भी कांग्रेस हाईकमान ये तय करता है कि किसी भारी प्रत्याशी को लेके आना है या किसी और चेहरे को मौका देते हैं, तो इस बार क्या रुख होगा गुलजार अहमद जी का 2022 को लेकर? देखिए, हमारा सबसे पहला जो रुख है, सबसे पहला जो हम सर्वप्रथम अपना करते हुए मान रहे हैं कि सहसपुर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव जीतनी चाहिए। क्योंकि लगातार 3 बार से कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा को हार रही है। हम 2012 में नहीं हारे, मैं 2012 में लड़ा, हम तो 2007 हार गए थे। 2007 में तो कोई नहीं लड़ा साधु राम जी के खिलाफ। तो 2007 हारे हम, 2012 हारे, 2017 हार गए। लेकिन अब 2022 में उम्मीद है, हम ये चाह रहे हैं कि 2022 हर हाल में कांग्रेस पार्टी सहसपुर विधानसभा जीते। आपका क्या रुख रहेगा अगर 2022 में किसी और को टिकट मिलता है? तो क्या आप बागी होकर चुनाव लड़ेंगे 2012 की तरह, या फिर उसका सपोर्ट करेंगे जो हाईकमान तय करेगा? हमें पूरी उम्मीद है कि जो गलतियां कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा पिछले विगत चुनाव में यहाँ पर की गई हैं, इस बार वो दोहराई नहीं जाएंगी। यहाँ पर किसी क्षेत्रीय कार्यकर्ता को, वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का, किसी भी पंथ का हो, किसी भी लोकल व्यक्ति को अगर यहाँ पर टिकट दिया जाता है तो कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरी जी जान से उसको चुनाव लड़ाने का काम करेगा।
2017 में अगर लोकल को अगर टिकट दिया जाता तो आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है कि 11 के बदले 12 सीटें हो जाती? नहीं, 12 नहीं, हम आसपास की भी सीटें जीते। शायद हमको धर्मपुर में भी इसका बेनिफिट मिलता, हमको विकासनगर में भी इसका बेनिफिट मिलता, हमको कैंट में भी इसका बेनिफिट मिलता, क्योंकि जब हवा बनती है तो आसपास भी उसका इफेक्ट पड़ता है। और 2017 में या 2012 में ही अगर लोकल व्यक्ति को टिकट दिया जाता तो इतना अंतर नहीं था भाजपा के और हमारे बीच में, कोई इतना अंतर नहीं था। उस अंतर को हम ख़त्म कर सकते थे। 2012 में ही हम ये चुनाव कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत चुकी होती, 2017 भी हम जीत जाते। भाजपा का जो यहाँ से विधायक है वो सबसे निष्क्रिय विधायक है, लेकिन वो चुनाव इसी बात पर जीतता है। 2017 में उसने कहा कि भाई माननीय किशोर उपाध्याय जी भी बाहर के हैं, जो दूसरा बागी लड़ रहा है वो भी बाहर का है, मैं लोकल हूँ, तो उसे क्षेत्रवाद के ऊपर उसको वोट पड़ गया। हर जाति धर्म वालों ने उसको वोट दिया। मानते हैं कि 2017 में जो टिकट वितरण को लेकर था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाईकमान से गलती हुई है? अब किसी से भी गलती तो हुई है, अब हाईकमान से हुई है या यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने हाईकमान को मिसगाइड किया। यहाँ की जो वस्तुस्थिति स्थिति है वो नहीं बताई कि भाई यहाँ पे कार्यकर्ता क्या चाह रहा है, तो उसका खामियाजा पार्टी ने भुगता। और हमें पूरी उम्मीद है कि आगे ऐसी गलती पार्टी नहीं करेगी, क्योंकि उत्तराखंड में अगर सरकार बनानी है तो हमें पहले 36 का आंकड़ा जुटाना पड़ेगा, और अगर इसी तरह की गलती होती रही तो इसका मतलब तो पार्टी कुछ सीटें स्वयं ही की भी लड़ने के इच्छुक नहीं है कि या जीतने के इच्छुक नहीं है। तो हमारा तो यही कहना है कि हर विधानसभा सीट पर आप वहाँ का सर्वे कराइए कि वहाँ का जनमानस क्या चाह रहा है, आपका कार्यकर्ता क्या चाह रहा है, उसके मन के मुताबिक उनकी जनभावनाओं को देखते हुए आप टिकट वितरण करिए। यहाँ पर जितने भी हम क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, जितने भी यहाँ तैयारी कर रहे हैं, हमारे में तो आपस में कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई बाहर का व्यक्ति आएगा तो आप कैसे चुनाव लड़ पाओगे? आप यहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता को छोड़ करके जब आपके पास सिपाही नहीं होंगे तो आप जंग कैसे लड़ पाओगे? तो जंग लड़ने के लिए तो आपको चाहे चुनावी जंग हो चाहे वैसी हो, तो आपको सिपाहियों की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ के सिपाही घर बैठ जाएंगे, कांग्रेस का कार्यकर्ता घर बैठ जाएगा, तो किस तरीके से चुनाव जीत पाएंगे? तो भारी से परेशानियां क्या है? क्योंकि पार्टी तो बहुत बड़ी है, अगर देखा जाए तो नेशनल लेवल की आपकी पार्टी है, तो भारी और भीतरी से क्या परेशानी है? क्योंकि है तो पार्टी का सदस्य। 2017 के चुनाव में मेरा जो मानना है, तकरीबन 20 सीटें उत्तराखंड के अंदर इस तरीके की पार्टी ने हारी हैं कि जो दूसरी जगह पर जाकर के कांग्रेस के नेता चुनाव लड़े हैं। तो उससे पार्टी को सबक लेना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को आप क्षेत्रीय व्यक्ति को चुनाव लड़ाते हैं तो उसके आसपास का गांव का वोट उसके साथ चलता है, और चुनाव में तो पार्टियां हर तरीके के आंकड़े जुटाती हैं, हर तरीके के समीकरण साधती है। तो यहाँ के सहसपुर के समीकरण भी देखने चाहिए कि क्या समीकरण यहाँ पे बन रहे हैं, कौन सा वोट पार्टी के साथ खड़ा रहा है, किस वर्ग का वोट पार्टी के साथ खड़ा रहा है, उस वर्ग को मौका मिलना चाहिए। जब भी कोई टिकट की मांग करता है तो उनका अपना एक जनाधार होता है जो उन्होंने क्षेत्र में काम किया होता है। अगर आप भी अपने क्षेत्र से टिकट की मांग करते हैं तो क्या जनाधार होगा, क्या कुछ हाईकमान को बताएंगे कि आपको ही टिकट क्यों दिया जाए? देखिए, सहसपुर विधानसभा में लगातार मेरी मौजूदगी बनी हुई है जनता के बीच में। मैं उनके सुख दुख में हर वक्त खड़ा हूँ। लॉकडाउन में जब कोरोना काल चल रहा था, अच्छे दिग्गज अपने घरों के अंदर कैद थे, और मैं लगातार जनता के बीच में पहुंच करके उनकी समस्याओं को देख रहा था। उनकी जितनी भी मेरे से बन पड़ रही थी, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनकी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। मैं लगातार जनता के बीच में हूँ, और जो भी सरकार जब माननीय हरीश रावत जी की थी, जो भी सरकारी काम मेरे से हो पाए मैंने लोगों के कराए हैं, चाहे किसी बीमार की आर्थिक सहायता हो, सड़कों के निर्माण हो, क्योंकि जो सहसपुर के विधानसभा के अंदर तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर रोडें मेरे प्रस्ताव पर माननीय हरीश रावत जी ने बनवाई हैं, उनके आशीर्वाद से यहाँ पर बनी हैं।
तो मेरी लगातार मौजूदगी इस विधानसभा के अंदर है। और कांग्रेस पार्टी अगर जातीय समीकरण देखे और इस क्षेत्रीय समीकरण की बात करेगी तो उस पर कहीं ना कहीं हम खरे उतरेंगे और कांग्रेस पार्टी को लगेगा कि फला व्यक्ति ये सीट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जीत सकता है। तो इन सब बातों को लेकर के हम कांग्रेस पार्टी में अपना टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं और अपना पक्ष अपने जो शीर्ष नेता हैं उनके सामने रख रहे हैं। सहसपुर तो बड़ी हॉट सीट भी मानी जाती है जी। अगर आपको छोड़ के अगर किसी क्षेत्रीय कोई अगर टिकट मिलता है तो क्या फिर से वही गुटबाजी होगी, क्या फिर से बागी वालों खेल होगा कि इस बार समझौता करके दोबारा से आपस में ही? देखिए, जहाँ तक सहसपुर क्षेत्र के अंदर लोकल जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के नेता हैं, अगर उनके बीच में से किसी व्यक्ति को टिकट मिलता है तो पूरा कांग्रेस परिवार जी जान से उसको चुनाव जिताने के लिए लग जाएगा। हमारे में जितने भी क्षेत्रीय कार्यकर्ता, क्षेत्रीय नेता यहाँ पर हैं, हमारे बीच में कोई किसी भी तरीके का मनमुटाव नहीं है। सबका एक ही इस लक्ष्य है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस सीट को जीते। सब उसी लक्ष्य को मान करके चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को भी जो यहाँ की जन भावनाएं हैं, जो यहाँ के कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं, उनको देखते हुए क्षेत्रीय नेता को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारना चाहिए। निश्चित तौर पर ये सीट कांग्रेस के पक्ष में जाएगी। रोड मैप क्या है आपके पास कि अगर विधायक आप जीत के आते हो तो सहसपुर के लिए कुछ रोड मैप होगा कि आने वाले 5 सालों में आप सहसपुर के लिए क्या कुछ काम करोगे? देखिए, देहरादून के अंदर सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया हमारी सहसपुर विधानसभा के अंदर है। तब भी हमारे जो युवा हैं वो पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसमें जो सेलाको इंडस्ट्री एरिया है, इसके अंदर 90% लोग बाहर के काम कर रहे हैं। तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि जो 70% क्षेत्रीय लोगों को काम का आरक्षण है उसको सुनिश्चित कराएंगे और जो यहाँ का युवा बेरोजगार है उसको रोजगार पर लगाएंगे। दूसरा, जो हमारा जो सहसपुर विधानसभा क्षेत्र है ये चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो काश्तकार लोग हैं उनकी फसलों को जंगली जानवरों से बहुत नुकसान होता है। तो जंगली जानवरों से फसल को किस तरह से सुरक्षित किया जाए। तीसरा, यहाँ पर आसन नदी बीचों बीच हमारे सहसपुर विधानसभा के बीचों बीच बहती है। फिर जो जंगल से निकलने वाले खाले खोदरे हैं उनसे ज़मीनों को नुकसान होता है। किस तरीके से हम जो काश्त योग्य ज़मीन है उनको बचाएं, काश्तकारों को राहत दें, जंगली जानवरों से फसल को बचाएं, ये हमारी प्राथमिकता होगी। युवाओं को रोजगार और जो शिक्षा का हब, देहरादून में सबसे ज़्यादा स्कूल कॉलेज हमारे सहसपुर विधानसभा में इस क्षेत्र में ही मौजूद है पूरे देहरादून के अंदर। फिर भी हमारा युवा अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहा है। 10वीं 12वीं के बाद वो शिक्षा से महरूम रह जाता है। क्या कारण है कि वो स्कूलों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के चलेंगे और जब युवा सही दिशा में बढ़ जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारा जो सहसपुर विधानसभा का जनमानस है वो भी शहर के जो जनमानस है उनके साथ खड़ा होने का काम करेगा। चलिए, अब कांग्रेस को छोड़ के थोड़ा भाजपा का भी रुख करते हैं। हम 4 साल सरकार को हो गए भारतीय जनता पार्टी के। 4 साल का कार्यकाल आप कैसे देखते हैं? आप किस नज़रिए से 4 साल का देखते हैं? क्योंकि हम बड़े बड़े बैनर पोस्टरों में देखते हैं कि 4 साल बेमिसाल, बातें कम काम ज़्यादा। तो आपका क्या समीकरण इन 4 सालों की? समीकरण क्या है? ये तो जो 4 साल का कार्यकाल है भाजपा का, ये तो मीडिया बता रहा है। जो हमारा नेशनल चैनल है उसने यहाँ के मुख्यमंत्री को सबसे फीसदी मुख्यमंत्री का खिताब दिया है। तो अगर यहाँ पे उत्तराखंड में काम हुआ होता तो उसको सबसे जो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको सबसे फीसदी का खिताब मिलता। आज हर वर्ग नाराज है, युवा वर्ग नाराज है। आप सड़कों पे युवा वर्ग निकल पड़ा है, रोजगार नहीं है, लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं, किसान सड़कों पे बैठा हुआ है, उसको अपनी ज़मीन बचाने का उसके सामने बहुत बड़ा एक
सवाल खड़ा हो गया है कि किस तरीके से उसकी ज़मीन बचे, किस तरीके से उसको एमएसपी मिले। आज हर वर्ग, उत्तराखंड के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर भाजपा के खिलाफ माहौल है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इसको अपने समर्थन में खड़ा कर पाती है। हरीश रावत जी तो तारीफ करते हुए नजर आते हैं कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी की। नहीं, कुछ मुद्दे अगर कोई तारीफ के लायक कोई काम कर रहा है तो एक ही सवाल था शायद कि उन्होंने इस मुद्दे पे तारीफ की है कि जो महिलाओं को खातेदार जो अपने, कोई इसमें हर्ज नहीं है। और अगर किसी ने, भाजपा सरकार ने महिलाओं को भूमि में, जो संपत्ति में अगर स्वामित्व का अधिकार दिया है तो उसकी तारीफ करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आप पे कांग्रेस पे बार बार इल्जाम भी लगता है कि कांग्रेस विपक्ष में होते हुए वो मुद्दे नहीं उठा पा रही है जो मुद्दे उठाने चाहिए। कांग्रेस मित्र विपक्ष की भूमिका ज्यादा निभाती है। ऐसा नहीं है। हमारे जो सदन के अंदर 11 विधायक हैं और सदन के अंदर भी सरकार को घेरने का पुरजोर तरीके से हमारे 11 विधायक सदन के अंदर सरकार को घेरते हैं। और सड़क पर भी रोज़ ही धरने प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हो रहे हैं। और माननीय हरीश रावत जी भी रात दिन जनता के बीच में हैं, जो सरकार की नाकामियां हैं उनको जनता के सामने रख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि दिक्कत हमारे सामने ये है कि मीडिया नहीं दिखा रहा है। मीडिया जो है सरकार के साथ मित्रता निभा रहा है, विपक्ष की बात को जनता के सामने रखने में मदद नहीं कर रहा है कांग्रेस पार्टी की। तो मीडिया को भी चाहिए, क्योंकि हर वर्ग इस परेशान है। मीडिया के भी हमारे साथी परेशान हैं। इस वक्त मंदी का दौर चल रहा है। पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, डीजल कहाँ पहुँच गया। अब 100 रुपये लीटर आप डीजल पेट्रोल खरीदोगे, गैस के दाम 830 रुपये पर सिलेंडर हो गया है। 6-6, 6.5 रुपये सब्सिडी अकाउंट में आ रही है। तो ये सब बातें अब कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी उठा रहे हैं। लेकिन मीडिया को भी इसमें सहयोग करना चाहिए कि मीडिया भी जनता के सामने इन बातों को रखे। बिल्कुल। अब मूल विषय पे भी आते हैं कि जो हमने देखा है कि कई कांग्रेसी बाहरी रूप से तो नहीं बोल पाते, लेकिन अंदर खाने ये बात करते हैं कि अब जो गांधी परिवार है उसको, उस जो गांधी परिवार जो हाई कमान में बैठा हो, कहीं ना कहीं अब गांधी परिवार का नाम हटना चाहिए कांग्रेस से, क्योंकि गांधी परिवार का एक ठप्पा लग चुका है। तो आप भी मानते हैं कि जो निर्णय लेने की क्षमता है राहुल गांधी के अंदर, वो अब वो नहीं रही। कहीं ना कहीं हाई कमान को अब थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। राहुल गांधी की जगह किसी और को हाई कमान के रूप में देखना पड़ेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। गांधी परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी हैं। उस परिवार से स्वर्गीय राजीव गांधी जी शहीद हुए हैं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी शहीद हुए हैं। ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ मीडिया, जो राष्ट्रीय हमारा मीडिया है, वो इस तरीके से लोगों के सामने पेश करता है कि लोगों के दिमाग में एक धारणा बनाने की कोशिश करता है। लेकिन आप ये बताइए कि जो कांग्रेस का वोट परसेंटेज है, जो वोट कांग्रेस को हर चुनाव में बढ़ता जा रहा है, कम तो नहीं हो रहा है। तो सीटों में तब्दील नहीं हो पा रहा, वो अलग बात है। लेकिन जो वोट है, अगर पिछले लोकसभा चुनाव में 15 करोड़ मिला था तो इस बार 19 करोड़ मिला है। तो वोट तो बढ़ रहा है ना। और नेताओं की जो दिल्ली के अंदर दूसरे बड़े नेता हैं, उनके कुछ अपने व्यक्तिगत वफाद होते हैं, वो कुछ बोल देते हैं। ऐसा नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता, जितना भी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का है, उनकी आस्था माननीय राहुल गांधी जी में और माननीय सोनिया गांधी जी में उनकी आस्था है। और उनको लगता है कि उनके नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जरूर शिखर पर पहुंचेगी। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि हरीश रावत जी ने कहा था कि 2024 में जब तक मैं राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री नहीं बना देता तब तक मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो ऐसा सिस्टम कांग्रेस के अंदर क्यों नहीं है जो भाजपा के अंदर है, कि यहाँ पर एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, और जिससे लोग खासा नाराज भी रहते हैं कि भाई यहाँ पर तो एक परिवारवाद चल रहा है कि जो अगर प्रधानमंत्री का बेटा है तो वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो वो जो सिस्टम भाजपा के अंदर है वो कांग्रेस के अंदर डेवलप क्यों नहीं हो रहा है? 2005 से लेकर 2009 तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, वो गांधी परिवार से हैं। 2014 तक फिर दूसरे चुनाव में जीतने के बाद मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, क्या वो गांधी परिवार से हैं? तो आप लोगों के जो भाजपा के नेता इस तरीके की बात करते हैं, उनको ये क्यों दिखाई नहीं देता कि कांग्रेस के जो गांधी परिवार से हैं,
कितने लोग प्रधानमंत्री रहे? जब कांग्रेस की सरकार रही है तो जो गांधी परिवार से अलग भी तो प्रधानमंत्री रहे हैं। 10 साल आपने तो देखा ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे और कितना अच्छा काम किया। जीडीपी 10% पे उन्होंने पहुंचाई। आज जीडीपी का क्या हाल है? आप ये चीज़ें जनता के सामने आनी चाहिए ना। लेकिन जनता तो चाहती है कि जो काबिल हो उसी को ही बना जाए, एक निष्पक्ष तरीके से वोट किया जाए। जैसे कि भाजपा सरकार में होता है कि भाई एक चाय वाला जो बेचता है वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, उसमें वो मुख्यमंत्री बन सकता है। नहीं तो चाय किसने देखा उनको चाय बेचते हुए? माननीय नरेंद्र मोदी जी को चाय बेचते हुए किसने देखा है? क्या चाय वाला की प्रधानमंत्री बन गया? ठीक है, उनको जनता ने वोट दिया, प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन आज देश का कितना बुरा हाल 6-6.5 साल में हो गया। हर वर्ग आज सड़क पे बैठा हुआ है। सिर्फ सरकार अडानी और अंबानी के लिए चल रही है। आपके एयरपोर्ट सारे बिक चुके हैं, आपके रेलवे स्टेशन सब चले गए। आपने रेलवे पे अडानी रेलवे लिखवा दिया, आपने लाल किला दूसरे कंपनी को दे दिया। तो ये चीज़ भी तो देखनी चाहिए कि सरकार कौन चला रहा है, किसकी सरकार चल रही है। सरकार तो आम जनता के लिए नहीं चल रही है, सरकार तो सिर्फ कुछ मित्र उद्योगपतियों के लिए चल रही है। कितना पैसा लेकर के लोग विदेश में भाग गए। आपके नीरव मोदी जी चले गए, आपके माल्या जी चले गए। जब चुनाव का वक्त आएगा तब टीवी पे चलेगा कि वापस लाए जा रहे, वापस लाए जा रहे। कौन वापस आया? ये जो जनता की गाढ़ी कमाई है, ये सब भाजपा के जो मित्र हैं, ये ले लेके जो विदेश में भाग गए हैं, सब विदेश में जा कर के बैठ गए। तो ये सब जनता की, हिंदुस्तान की जनता की गाढ़ी कमाई है। उत्तराखंड पे लौट के आते हैं वापस। 2017 में बहुत करारी हार झेलने को मिली, 11 विधायक बुलाए। तो क्या कुछ कारण मानते हैं आप, क्या कुछ आपने एनालिसिस किया है, इसका विश्लेषण किया है कि 2017 में इतनी बुरी तरीके से हार, क्या कारण मानते हैं? नहीं, कारण तो मैं यही कहूँगा कि 2017 का चुनाव है, पूर्ण तरीके से इसको राष्ट्रीय चुनाव यहाँ पर बना दिया गया। एक लोगों के दिमाग में ये कर दिया गया कि भाई डबल इंजन की सरकार यहाँ पे आएगी। मोदी जी दिल्ली में प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पर अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो यहाँ पर विकास जो है दोहरी गति से होगा। लेकिन यहाँ तो 4 साल में जो माननीय हरीश रावत जी की सरकार ने किया था वो सब ठप कर दिया। जितनी भी योजनाएं थी, कन्याधन योजनाएं थी, गौरा देवी कन्याधन योजना थी, जितने भी स्कीमें युवाओं के लिए चलाई गई थी स्कॉलरशिप की, कि गरीब का बच्चा भी MBBS करे, पॉलिटेक्निक करे, उनके उसके कहाँ कांग्रेस सरकार विधायक की खरीद फरोख्त हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की गलती रही है। आप मानते हैं कि भाई जो विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, जो उनका स्टिंग ऑपरेशन उस समय देखने को मिला था हरीश रावत जी का, ये भी कहीं ना कहीं हार का एक फैक्टर था? नहीं, ये एक बात सुनिए आप, 2017 में जो 2012 में जो चुनाव हुआ, वो चुनाव की कमान किन के हाथ में थी? 200 250 रैली तो माननीय हरीश रावत जी कर रहे थे। हेलीकॉप्टर से 6 7 रैली एक दिन में कर रहे थे। और 2012 में हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री ना बना के बहुगुणा जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ठीक है, उनको 3 साल का माननीय हरीश रावत जी को कार्यकाल मिला काम करने के लिए। उसमें भी इतनी उठापटक सरकार के साथ की गई कि उनको काम नहीं करने दिया गया। तो ये जो बहुगुणा जी की महत्वाकांक्षा थी, जो उन्होंने पार्टी को तोड़ा, विधायकों को लेकर के गए यहाँ से और सरकार को अस्थिर करने का काम किया, इससे एक माहौल ऐसा बना कि भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक माहौल खड़ा हुआ, मोदी जी के पक्ष में माहौल बना प्रदेश के अंदर। उस वजह से कांग्रेस पार्टी यहाँ चुनाव आ रही। और इसमें दोष क्या अकेले हरीश रावत जी का आप मानोगे? हरीश रावत जी के साथ और भी तो मंत्री थे, 10 मंत्री और भी थे। दूसरे नंबर के, तीसरे नंबर के मंत्री भी तो होते हैं ना सरकार के अंदर। उन मंत्रियों ने क्या, उनसे भी तो कार्यकर्ता फिर या जनता नाराज हुई होगी ना, या अकेले मुख्यमंत्री से नाराज हुई और जनता ने हरीश रावत के खिलाफ वोट कर दिया? वोट तो बढ़ा है, वोट परसेंटेज तो नहीं घटा था।
लेकिन ठीक है, जो दूसरी पार्टियों का वोट था, जो बसपा का वोट परसेंटेज था, यूकेडी का वोट था, वो सब भाजपा को प्लस हो गया। कांग्रेस का वोट परसेंटेज नहीं उस वक्त गिरा। हरीश रावत जी की सोच उत्तराखंड के विकास के लिए है। यहाँ की जनता को किस तरीके से योजनाओं का लाभ दिलाया जाए, किस तरीके से उनके युवाओं के अच्छे भविष्य के लिए, महिलाओं के लिए किस तरीके से योजना बना करके उनका लाभ उत्तराखंड की जनता को दिलाया जाए, ये सोच लेकर हरीश रावत जी चल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम लास्ट सवाल लेते हैं गुलजार जी से, और लास्ट सवाल सर ये रहेगा कि जब कोई टिकट की मांग करता है तो उसके अपने काम भी गिनवाता है कि मैंने क्षेत्र में ये काम किया या इस जगह पे, तो आप भी अगर चुनाव लड़ेंगे तो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे और क्या क्या आपने अभी तक क्षेत्र में काम किया, क्या क्या काम आप गिनवाएंगे? देखिए, हमारा तो जो राजनीतिक क्षेत्र है, जो कर्म क्षेत्र है, वो सैंसपुर है, और ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं। हमारा मकसद ये है कि यहाँ की जनता को कांग्रेस पार्टी से क्षेत्रीय विधायक मिलना चाहिए, जिसके पास जाकर के जनता अपनी बात कह सके, जो यहाँ का पीड़ित हो वो अपनी पीड़ा को उस विधायक के सामने रख सके, जो उसके बीच का हो। तो हमारा तो पहला मकसद ये है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी का विधायक जो क्षेत्रीय हो वो चुनाव जीतना चाहिए, जो यहाँ की जनता के बीच में रहे, जो उनके सुख दुख में खड़ा रहे, उनके जीने मरने में खड़ा रहे, ऐसा विधायक यहाँ की जनता को चाहिए। जो रोडें आज़ादी के बाद वन विभाग में एनओसी नहीं हो पा रही थी, बन नहीं पा रही थी, वो रोडें माननीय हरीश रावत जी ने एनओसी करा के बनवाने का काम किया। जो भी कार्य मैं नहीं, मेरे जैसे कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता या जनप्रतिनिधि जो भी समस्या लेकर के मुख्यमंत्री जी के पास जाते थे, वो सुनिश्चित उस पर कुछ ना कुछ काम करते थे। और साधुराम जी के बाद, स्वर्गीय साधुराम जी के बाद जब वो यहाँ से मंत्री थे, उस वक्त यहाँ पर विकास हुआ। उसके बाद जो 2-2.5 साल का कार्यकाल हरीश रावत जी को, माननीय हरीश रावत जी को यहाँ से मिला मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने का, उन्होंने उस वक्त में सहसपुर जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, आप देखिए कि 10 विधानसभा क्षेत्र जो देहरादून के हैं, उनमें सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र आपको सहसपुर नजर आता था। लेकिन हरीश रावत जी ने कोशिश की कि उसको दूसरी विधानसभाओं के बराबर खड़ा करने की कोशिश की, क्योंकि ये क्षेत्र भी बहुत लंबा चौड़ा है, तकरीबन 35 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो जो दूर दराज के गांव थे, सड़क से नहीं जुड़ पाए थे, उनको सड़क से जोड़ने का काम उस वक्त हमारे द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत समय देने के लिए। और अहमद जी ने बताया है कि क्या कुछ कार्य अभी तक कांग्रेस सरकार ने किया है, और पूरा विश्लेषण भी किया कि 2022 को लेकर क्या कुछ तैयारियां रहेंगी कांग्रेस पार्टी की, और इन्हें टिकट अगर दिया जाता है तो इन्होंने क्या कुछ काम अभी तक अपने क्षेत्र में किया।